नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, आपके पास आते हैं और कोशिश ये रहती है कि हमारे इस प्रयास से आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं उनका किन सेक्टर्स पर असर पड़ता है। ऑटो, रियल्टी, एनबीएफसी और ख़ासतौर से बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से रणनीति अभी बनाई जाए, अभी किन शेयरों में दांव लगाना चाहिए, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने खास कार्यक्रम फॉर्मूला गुरु में। लेकिन उससे पहले उन बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज अपने इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आपको महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर में क्या होते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर और घटते बढ़ते ब्याज दरों का इन पर किस तरीके से असर पड़ता है। सकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि बढ़ती ब्याज दरों का ऑटो, रियल्टी, बैंकिंग, क्योंकि ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं ब्याज दरों से जुड़े हुए मामले हैं, सेक्टर्स हैं, तो उन पर किस तरीके का असर पड़ता है, किन पर ज़्यादा पड़ता है, किन कौन से सेक्टर्स पर कम पड़ता है, ये भी सवाल हम आज अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। और उसके बाद एक एक सेक्टर को खंगालेंगे, एक एक सेक्टर पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऑटो सेक्टर पर जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं क्या उसका नकारात्मक असर रहेगा, क्या लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, इस पर हम जरा बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत हम आज के फॉर्मूला गुरु से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी अगर दांव लगाना हो ऑटो सेक्टर के ऊपर तो आखिर में तमाम पैरामीटर्स के पे परखने के बावजूद उनके पसंदीदा 2-3 शेयर ऐसे कौन से हैं जहां पर अभी 1-1.5 साल के लिए जो है दांव लगाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल ये कि बढ़ती ब्याज दरों से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड क्या घटेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड को लेकर के सवाल इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट जो कंपनियां होती हैं, जो सेक्टर होते हैं, वहां पर भी असर देखने को मिलता है ब्याज दरों का, तो वो क्या वहां पर इसका कुछ नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, ये हम पूछेंगे। इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर को और खंगालते हुए अगला सवाल ये होगा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई रियल एस्टेट कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं, वहाँ पैसे लगा रहे हैं, तो किन पैरामीटर्स पर उनको परखा जाए, कैसे जाँचा जाए कि वो अच्छी हैं या नहीं। और उसके बाद हमारे जो आज के फॉर्मूला गुरु बने रहेंगे उनसे हम जानेंगे वीके नेगी जी से कि उनके पसंदीदा रियल एस्टेट सेक्टर कौन से हैं और वो किन शेयरों पे दांव लगाने की सलाह इस समय दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर बैंक। जी हाँ, बैंक पे बढ़ती ब्याज दरों का क्या असर रहता है और ख़ासतौर से ऐसे माहौल में जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है और बैंकों की अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी, तो वहाँ पर क्या कुछ असर रहेगा और क्या बढ़ती ब्याज दरों का भी असर देखने को मिलेगा। अभी अगर पैसे लगाने हो तो प्राइवेट या सरकारी किन में दांव लगाएं और बढ़ती ब्याज दरों का किन बैंकों को ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा होता है, इस पर भी करेंगे बातचीत। और सबसे आखिर में 10वां सवाल जो हमारा होगा वो यही होगा कि बैंकिंग शेयरों में अगर पैसे लगाने हो तो वीके नेगी जी के पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से हैं। तो इन तमाम सवालों को एक एक करके हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु से। फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और सीईओ वीके नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेगी जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हर बार जब आप जुड़ते हैं तो अलग अलग विषयों पे हम बातचीत करते हैं फॉर्मूला ग्रुप पे, और आज की थीम माहौल के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुधवार का दिन है और आरबीआई की पॉलिसी जो है वो आ चुकी है और उस पर बातचीत करें। लेकिन उससे पहले आज की जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन तमाम विषयों पे हम बातचीत आपसे करें, उससे पहले जानना चाहेंगे अभी की स्थिति को देखते हुए बाज़ार को लेकर काफ़ी असमंजस है, आप कैसे पढ़ रहे हैं बाज़ार को और आने वाले समय में किस तरीके से बाज़ार की दिशा आप देख रहे हैं, क्या अभी और ज़्यादा पेन बाकी है निफ्टी में? विपुल जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज प्लेजर बीइंग हियर। देखिए, मार्केट की अगर दिशा आप देखें, एक्स अडानी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बजट से बाजार बहुत खुश थे, बजट बहुत अच्छा आया था और वैसे भी अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा गवर्नमेंट काम कर रही है। और जिस तरह का बजट हमें इस बार देखने को मिला है, हमें लगता है कि आगे की ग्रोथ की डायरेक्शन डिसाइड की गई है इस बजट में। स्पेंडिंग बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है गवर्नमेंट का, और जिस तरीके की पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाजार बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड है। और कोई भी मौका, छोटी मोटी करेक्शन किसी वजह से बाजार में आती है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही हो। तो नेगी जी का कहना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक आध सेक्टर, एक आध
जगहों पे कुछ समस्याएं जो आई हैं, खबरें आई हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल बाजार पे जो है कोई भी गिरावट जो है वो इस समय अब खरीदारी का मौका दिखाई दे रही है। चलिए आज की थीम पर लौटते हैं और पहला बेसिक सवाल जो हमने अपने दर्शकों को बताया था, जो तमाम ऐसे दर्शक हैं जो कुछ जानने सीखने के लिए भी जुड़ते हैं हमारे साथ, तो ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर होते क्या हैं, आपसे पहला सवाल जानेंगे। और दूसरा, घटते बढ़ते ब्याज दरों का इन पर क्या असर होता है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे आपको लगता है कि ये जो है जरा भी ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं तो यहाँ पर निवेशक जो है थोड़े ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। सर देखिए, कोई भी सेक्टर जहां पर लैंडिंग का या डिपॉजिट का काम होता है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होता है। तो चाहे आपको लोन की जरूरत हो, चाहे आपको किसी तरीके के डिपॉजिट्स करने हो, वो डेफिनेटली इससे अफेक्टेड होंगे। अब जो डायरेक्टली इम्पेक्टेड सेक्टर हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है बैंकिंग और एनबीएफसीज का। क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, उनको डिपॉजिट्स और लोन्स के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, उनकी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। तो बैंकिंग एनबीएफसी डायरेक्ट इम्पैक्टेड है। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट से और क्रेडिट पॉलिसी से इम्पैक्टेड होते हैं। बट मेजरली ऑटो और रियल एस्टेट के ऊपर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। रीजन बीइंग, ऑटो और रियल एस्टेट में मोस्टली जो भी डिमांड रहती है वो लोन्स की वजह से रहती है, और उसकी वजह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर इंपैक्ट आता है, और इसलिए ऑटो और रियल एस्टेट पर भी सीधा इसका एक इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटो, रियल्टी जैसे शेयर जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगले सवाल पर जाऊं और किस किस सेक्टर पे कैसा असर पड़ता है वो भी अगला सवाल हमारा है। उससे पहले ज़रा 6 महीनों में किस तरह की दिशा देखने को मिली है, खासतौर से जो 3 सेक्टर के नाम लिए गए हैं, ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग, जरा उनके 6 महीने के चार्ट अभी हम चला रहे थे, एक बार दिखा देते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। ये निफ्टी बैंक के चार्ट आप देखिए, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी और यहाँ ऊपरी स्तरों पर जाकर के जब 44,000 का स्तर छुआ उसके बाद से थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। उसमें एक योगदान अदानी समूह का भी रहा, जब हमने देखा खबर आई उसके बाद से बैंकिंग शेयरों में खासतौर से एसबीआई, कैनरा बैंक, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। ऑटो आप देखिए, ऑटो में अब हम देख रहे हैं कि कुछ एक खबरें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लो टूटा तो सही लेकिन जो है रिकवरी भी आई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो सेक्टर हुआ है वो अगर हम देखें तो रियल्टी इंडेक्स जो है वहाँ पे हमने देखा कि आप देख सकते हैं कि बाकी इन 2 सेक्टर्स के मुकाबले यहाँ पर जो है कम से कम शेयरों के भाव में इंडेक्स के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। और फरवरी आते आते आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के न्यूनतम स्तर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही सवाल पूछते हैं जरा नेगी साहब से। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग, इन तीनों सेक्टर्स में से, या एनबीएफसी को भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा असर आपको कहाँ लगता है, किन सेक्टर्स में देखने को मिलेगा? तो देखिए, सबसे असर तो बैंकिंग के ऊपर ही आएगा। और हमेशा से यही देखने को मिला है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी अगर चेंज आता है तो सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आता है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही आता है। बट हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट में राइज रहा है वो काफी ग्रेजुअल रहा है, और हमें लगता है कि बैंक्स बहुत अच्छे से उसको पास ऑन कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। और आगे भी अगर ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव नहीं आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि अगर स्टेडी ग्रोथ है तो ये अच्छा है सारे सेक्टर्स के लिए। अगर एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या इन्फ्लेशन बढ़ती है या कोई बड़ा उछाल हमें देखने को मिलता है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें इन सेक्टर्स में देखने को मिलता है। ठीक, तो असर सब पे पड़ता है, लेकिन हाँ अगर बहुत तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ेंगी, बहुत तेज़ी से कोई घटनाक्रम बदलेगा तो बैंकिंग पे ज़्यादा असर पड़ेगा, ये कहना है नेगी जी का। अब जरा ये 3-4 सेक्टर के नाम जो वीके नेगी जी ने बताए हैं, एक एक करके थोड़ा सबको खंगालने और टटोलने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बातचीत करेंगे ऑटो सेक्टर को लेकर के ही। ऑटो सेक्टर में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ईवीज़ को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पे बातचीत हो रही है, और नंबर्स भी हम देखें तो सुधरते हुए थोड़े दिखाई दिए हैं। हालांकि छोटी कारों में के मामले में देखें तो थोड़े से नंबर परेशान करते हैं, लेकिन टू व्हीलर में और हमने देखा कि खासतौर से महंगी गाड़ियों में डिमांड जो है लौटती हुई दिखाई दी है। ओवरऑल इस सेक्टर पे आपका क्या कुछ व्यू पॉइंट है आने वाले समय को लेकर के? सर देखिए, अगर आप इंडिया के यंगस्टर्स को देखते हैं उनमें एक क्रेज बना रहता है गाड़ियों को लेकर, और उसकी वजह से डिमांड में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर स्टेडी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, डिमांड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
लेकिन अगर एकदम से हमें से 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिले या 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिले, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, और ऑटो सेक्टर में इंटरेस्ट रेट के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो काफी बड़ा रोल प्ले इस समय कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रिफॉर्मेशन ऑटो सेक्टर का हो रहा है, काफी लोग पेट्रोल डीजल व्हीकल से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि वो रिफॉर्म्स ज्यादा मैटर करेंगे इन मीडियम टू लॉन्ग रन, बजाय के इंटरेस्ट रेट। जी। तो अभी आपका ये मानना है कि जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आप नहीं देख रहे, और ख़ास तौर से जिस तरह की डिमांड अभी देखने को मिल रही है। हाँ जी। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये है कि अगर एक साल के लिए ऑटो सेक्टर पे दांव लगाना हो तो आप इस समय कहाँ नज़र अपनी बनाएंगे? क्या कमर्शियल व्हीकल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या फिर जो फोर व्हीलर है उसकी तरफ, या जो हम देख रहे हैं ईवी को लेकर के बातचीत हो रही है और तमाम जो दिग्गज कंपनियां हैं, कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है? और टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको? सर रिसेंटली ऑटो एक्सपो हुआ था ग्रेटर नोएडा के अंदर, और जी। मैंने भी अटेंड किया था उसको, और वहां पर काफी सारी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स काफी कंपनीज ने लॉन्च की। उसमें मुझे टाटा का जो अप्रोच है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और टाटा जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में उतारने वाला है, कॉस्ट कंट्रोल करने वाला है, मुझे लगता है टाटा कैन लीड इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रोथ इन द कंट्री। सो टाटा मोटर हमारी फर्स्ट पिक रहेगा। उसके अलावा मारुति डेफिनेटली एक हमेशा से फेवरेट स्टॉक रहा है, और मारुति जब जब प्रॉब्लम में आई है तब तब उन्होंने न्यू लॉन्चेस किए हैं, न्यू कंपनीज को, न्यू कार्स को, न्यू मॉडल्स को लॉन्च उन्होंने किया है। तो हमें लगता है कि मारुति का भी अभी जो फेज चल रहा है ये कंसोलिडेशन का फेज है, और एक बार कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो काफी बड़ी तेजी मारुति में भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपके पुराने प्रोग्राम्स में भी कहा था कि मारुति को लेकर हम काफी बुलिश हैं, और हमें लगता है कि यहां से अगर आप 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो 17 से 18 हजार रुपए तक के टारगेट मारुति में देखने को मिल सकते तो अगर आपको कोई व्यू है यहाँ पर, अगर आप ऑटो सेक्टर में पैसे लगाना चाह रहे हैं तो जो दो तीन कंपनियाँ आइडेंटिफाई की हैं, एक टाटा मोटर्स को लेकर के बुलिश यहाँ पर हैं, 17-18 हज़ार तक के लक्ष्य 2 से 3 साल में आप मारुति में नेगी जी को दिखाई दे रहे हैं। एक टू व्हीलर को भी लेकर के सवाल था, और आपने शायद इस पर भी अपना व्यू पॉइंट दिया है नेगी जी, तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी अब थोड़ी सी स्पष्टता आप कर दें तो। सर देखिए, टू व्हीलर मार्केट जो है ये अभी नीड बेस्ड मार्केट ज्यादा बन गई है। तो टू व्हीलर परचेज कर रहा है वो नीड की वजह से परचेज कर रहा है, या फिर जो कॉमर्शियल डिमांड है वहां से डिमांड निकल कर आ रही है। टू व्हीलर को लेकर जो एक्साइटमेंट पहले होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। और उसमें मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प का जो वैल्यूएशन है वो ऐसे लेवल पर आ गया है जहां पर इसको एक वैल्यू बाय की तरह हम देख सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी आई थिंक 1-2 दिन में आने वाले हैं, और ओवरऑल हमें लगता है कि रिजल्ट्स अगर इन लाइन नहीं भी आते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ठीक। प्रूवन कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ से 3500 के टारगेट रखकर आप इसको भी मुझे लगता है कि खरीद सकते हैं फॉर 1 से 2 साल। 1 से 2 साल के लिए। तो ये तीन कंपनियां हैं, वैल्यू बाइंग नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले 6 महीने में 3-3.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। टाटा मोटर्स ने 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है 6 महीने के अंदर। लेकिन ये वो शेयर हैं जो कि अब यहाँ से चलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा मानना है विकी नेगी जी का। और एक जिस पर उनकी नज़र बनी हुई है वो है मारुति का शेयर, जो कि 2-3 साल में 17-18 हज़ार का स्तर दिखा सकता है। चलिए, ये तो रही ऑटो सेक्टर की बात। उम्मीद करते हैं कि ऑटो सेक्टर से जुड़े सारे प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण सेक्टर की। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है रियल एस्टेट। जी हाँ, यहाँ पर भी ब्याज दरों का असर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, एटलीस्ट कहा जाता है। और ख़ास तौर से जो कुछ एक इंटरव्यूज सामने आए हैं डीएलएफ के मैनेजमेंट के और बाकी जो रियल एस्टेट कंपनियों के, वहाँ कम से कम ये बात तो समझ में आ रही है कि जो नीश प्रोडक्ट है, उनके जो महंगे घर हैं, महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उससे क्या मिडिल क्लास और ख़ासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड में या ओवरऑल रियल एस्टेट डिमांड में कोई कमी क्या आती हुई दिखाई दे रही है आपको, नहीं साहब? सर देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज मानता हूँ कि जब भी आप रियल एस्टेट खरीदने जाते हैं और उसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। वहां पर 15 से 20 साल का नजरिया रखकर आप लोन लेते हैं, और उसमें कई बार इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। तो जनरली अगर हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो उसमें फ्लोटिंग रेट की डिमांड ज्यादा रहती है, और लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो वहां पर फिक्स्ड रेट की डिमांड ज्यादा रहती है। तो उसमें फर्क आ सकता है।
या फिर एक साथ अगर रेट बढ़ जाए और उसकी वजह से एक सेंटिमेंट खराब हो जाए, तब इम्पैक्ट आ सकता है। ओवरऑल हमें लगता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्ट रेट का लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि चलिए तो रही प्रॉपर्टी की बात, और जिनको प्रॉपर्टी लेनी होगी उसके लिए हमारा विशेष कार्यक्रम है जिस पर मकान दुकान जिसमें हम बताते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार की। तो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर पैसे लगाने हों और खाली शेयरों का चुनाव करना हो तो किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर हम देखें, और बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी रहीं जो लिस्टेड रहीं और बाद में बहुत ज़्यादा क्राइसिस में भी फंसी। तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि इस तरीके से चुने कंपनी रियल एस्टेट में लगाने हो? तो देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं क्या वो ऑन टाइम डिलीवरी दे पाए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में किसी तरह की कोई लीगल दिक्कत तो नहीं चल रही है। तो पास्ट रिकॉर्ड चेक करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डेट। अगर किसी भी रियल एस्टेट कंपनी पर डेट बहुत हैवी हो जाता है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत आती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। तो बैलेंस शीट में डेट जितना कम होगा उतना अच्छा है। तीसरा जो है वो है लैंड बैंक। लैंड बैंक प्रॉपर्टी कंपनीज के लिए एक एज एन असेट्स का काम करता है और एक कंपनी में वैल्यू क्रिएट करता है। जी। जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टी के पास काफी बड़ा लैंड बैंक है, दिल्ली में भी मुंबई में भी, और उसके चलते उस कंपनी को काफी हाई वैल्यूएशंस भी मिलते हैं। तो लैंड बैंक का पोजीशन क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है। देन वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स इन द इंडस्ट्री, कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है। फोर्थ है सोर्स ऑफ इनकम इन रियल एस्टेट कंपनीज के लिए क्या है। देखिए, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो लीज पर काम करती हैं, बहुत बिल्कुल। सारी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट बनाती हैं और बेच देती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं, मॉल्स बनाती हैं, और उनका लॉन्ग टर्म लीज बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ में हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि जनरली जो लीज इनकम होती है वो आपकी रेगुलर होती है और सस्टेनेबल होती है। और जो आपकी इनकम प्रॉपर्टी बेचने से आ रही है वो अप एंड डाउन हो सकती है, मंथ ऑन मंथ बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो उनका हमें रेशियो देखना होता है कि इनकम कितनी और कहां से आ रही है। और लास्ट जो क्राइटेरिया आपको नजर में रखना चाहिए जी। वो है स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में किस तरीके का रहा है वो आपको बता देगा कि कंपनी की स्थिति कैसी है इस समय। तो ये तो आप महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लैंड बैंक कैसा है, लैंड बैंक के साथ साथ कर्ज कितना है, क्योंकि जिस कंपनी पर जितना ज़्यादा कर्ज होगा वो इस समय ज़्यादा प्रभावित होंगी। जब ब्याज दरें बढ़ रही हों तो उनके लिए पे करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वैल्यूएशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान रखिए। तो इन तमाम चीज़ों को आप बैलेंस शीट पढ़ते समय ध्यान रखिए अगर आप रियल एस्टेट में पैसे लगाने जा रहे हैं। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, लेकिन वो तमाम चीज़ों का ध्यान नेगी साहब ने रखा हुआ है और उन्होंने अपनी रिसर्च की हुई है। तो हम चाहेंगे कि वीके नेगी जी से ये भी समझ लेते हैं कि रियल एस्टेट के कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि नेगी साहब की पसंदीदा शेयर हैं, और क्यों पसंदीदा शेयर हैं ये भी ज़रा हम उनसे समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, मेरा जो प्रेफरेंस रहता है ना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को ज्यादा पसंद करता हूं और रियल एस्टेट को एक छोटा सा पार्ट मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का। तो बिल्कुल। आप एक छोटा एक्सपोजर रियल एस्टेट में रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक्सपोजर आपको बहुत बड़ा नहीं रखना है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव सेक्टर है और काफी बड़े अप्स एंड डाउन हमें इसमें देखने को मिले हैं। तो इनमें इसमें मैंने दो कंपनी पिक की हैं। जी। एक कंपनी है जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीज रेंटल हैं, इनके काफी मॉल्स चल रहे हैं और काफी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम इनका थ्रू लीज आता है, वो है जी। डीएलएफ। आप बैलेंस शीट भी देखिए तो काफी स्ट्रांग है, कंपनी काफी स्टेबल है, और जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं वहां से भी काफी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। प्रीमियम प्रॉपर्टीज में इनका काफी अच्छा नाम है, स्पेशली इन नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें तो। बिल्कुल। दूसरी कंपनी जो हमने पिक की है वो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत स्ट्रांग लैंड बैंक है, उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी हमेशा ऑन टाइम रही है और किसी भी तरीके के डिफॉल्ट के केसेस इनके अगेंस्ट में नहीं है। जी। कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी। हम्म। बहुत सस्ती हो गई पीछे, जी। टाइप ऑफ रहे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले थे, बट ओवरऑल कंपनी में वैल्यू नजर आती है और हमें लगता है कि एक बार दोबारा से रियल एस्टेट मार्केट उठेगी तो ये दोनों कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
ठीक, आखिरी सेक्टर पे जाएं सर, उससे पहले जानना चाहेंगे, आपने कहा छोटा एक्सपोजर होना चाहिए, कितना मतलब अगर अगर 100 रुपये हैं तो 100 में से कितने रुपए आपको लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे लगाने चाहिए, और अगर आप कोई टारगेट दे पाए डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए तो? सर 5 से 10 रुपए लगा सकते हैं आप। इससे ज्यादा लगाना मेरे ख्याल से रिस्की हो जाएगा, तो ठीक। 5 से 10% का एक्सपोजर आप रियल एस्टेट में रख सकते हैं। रही टारगेट्स की बात, तो डीएलएफ पे हम काफी बुलिश हैं और हमें लगता है कि एक बार एनसीआर मार्केट दोबारा से पिकअप होगा तो दिस विल वन स्टॉक जहां पर वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकती है। 500 रुपीज के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगले 12 से 18 महीने में। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1500 रुपए का एक टारगेट रख इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब आज के आखिरी सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है बैंक। बैंक जिसमें कि बड़ी संख्या में लोगों का एक्सपोजर भी रहता है और बड़ी संख्या में लोग निवेश भी करते हैं। अब यहाँ पर बढ़ती ब्याज दरों का अभी तक के नतीजों पर अगर हम देखें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, और ख़ास तौर से कंपनियों के जो नतीजे आए हैं अच्छे रहे हैं, एनपी में भी सुधार देखने को मिल रहा है, तमाम चीज़ें बेहतर हो रही हैं, रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये साइकिल लंबी चलती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा जो है दिक्कतें बढ़ सकती हैं बैंकों के लिए भी। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे आपका व्यू और बढ़ती ब्याज दरों पर बैंकों पर असर क्या रहता है? विपुल जी, एक प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया था जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे, तब आपने क्वेश्चन पूछा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं तो क्या बैंकिंग सेक्टर यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। तो जी। मैंने आपको तब किया था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होते हैं तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि इससे उनके एनआईएम्स में सुधार देखने को मिलता है। बिल्कुल। डिपॉजिट्स ऑलरेडी रहते हैं और जब वो लोन देते हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट्स पर देते हैं, तो एनआईएम्स में सुधार देखने को मिलता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं जनरली जो मैं अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में डिस्कस करता हूं। बिल्कुल सर। देखिए, इंटरेस्ट रेट आपके लास्ट 10 ईयर एवरेज इन्फ्लेशन के नीचे हैं तब तक बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया का हम एवरेज निकाल लेते हैं पिछले 10 सालों का, तो 7% के आसपास की एवरेज आती है, और अभी भी इंटरेस्ट रेट 7% से नीचे बने हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और जब तक ये इसके नीचे बने रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। डिमांड बनी रहेगी लोन्स को लेकर, डिपॉजिट्स भी अच्छे रहेंगे, और इस समय काफी स्टेबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये छोटे हाइक्स जो हुए हैं दिस इज पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। अगेन मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी पर हमारा जो टारगेट है 2025 तक का वो 75,000 का है। अभी करंटली 41,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, और हमें लगता है कि बैंक्स विल आउट परफॉर्म द ओवरऑल मार्केट। तो मानना आपका ये है कि अगले 2 साल में 80-90% तक का रिटर्न मतलब बैंक से आता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर विल लीड द रैली। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बैंकों पे अगर आप ये चर्चा सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। अब इसके अगले पड़ाव पर आते हैं, और बैंकों में ही अगर चुनना हो तो प्राइवेट चुना जाए या सरकारी, किस पे जो है ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है? और दूसरा, बढ़ती ब्याज दरों का दोनों पर समान असर पड़ता है या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला आपने निकाला है? और हम देखते हैं कि सरकारी बैंकों पे अक्सर वो रडार पे आ जाते हैं। अब जैसे अभी अदानी का घटनाक्रम हुआ तो पिटाई सरकारी बैंकों की ज़्यादा हुई। हालांकि एक रैली हमने इस बार पहली बार काफ़ी लंबे अरसे बाद मिड कैप बैंकिंग में भी देखने को मिली, जहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न लोगों को 100% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है सर, प्राइवेट या पीएसयू? तो देखिए, अगर पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट में काफी सुधार देखने को मिला है, और थोड़ा सा मैनेजमेंट भी एक्टिव हुआ है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि ट्रैक पर आना शुरू हुए हैं। बट अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ के लिहाज से अभी भी प्राइवेट बैंक्स मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और प्राइवेट बैंक्स क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बनाना उनका मेन टारगेट है, और उनका फोकस भी वहीं पर रहता है। एनपीएस को भी काफी हद तक वो कंट्रोल करके रखते हैं, जबकि सरकारी बैंकों में काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से एनपीएस बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो मुझे ये लगता है अभी भी प्राइवेट बैंक्स बेटर प्लेस्ड हैं, ऑल्दो कुछ वैल्यू बाइंग सरकारी बैंकों में देखने को मिल सकती है। कुछ वैल्यू बैंक सरकारी बैंकों में देखने को मिल सकती है। वो वैल्यू बैंक कहाँ हो सकती है ये भी जान लेते हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हम हर एक सेक्टर में आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से हैं, क्यों आपको पसंद आ रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के आप लक्ष्य देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? देखिए सर, मैं प्राइवेट स्पेस की बात करता हूं तो एक्सिस बैंक हैज बीन आवर टॉप पिक सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड मैं
बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर ये ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर लीजिए या आईसीआईसी बैंक से कंपेयर कर लीजिए। और बिजनेस वाइज देखते हैं, ग्रोथ वाइज देखते हैं, तो दिस इज वन बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिस हैज आउट परफॉर्म्ड ऑल अदर बैंक्स। और सिटी बैंक का बिजनेस टेक ओवर करने के बाद से हमें लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर्स के नंबर बेहतरीन रह सकते हैं। तो अगर आप टर्म का नजरिया रखते हैं तो 1050 रुपीज के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। 1050 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। अब जरा जो एक एक करके जो शेयर बताए गए हैं, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को बता दें कि बैंक में एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। जब ऑटो पे हमने बातचीत की तो ऑटो पे कहना ये है नेगी साहब का कि उनको मारुति पसंद आ रहा है, टाटा मोटर्स पसंद आ रहा है। वैल्यू बैंक के लिए हीरो मोटोकॉर्प में भी निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट में दो दिग्गज कंपनियां हैं, उसमें डीएलएफ का नाम है, उसके अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं। ये उनको पसंद यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन रियल एस्टेट को लेकर के नेगी साहब का मानना है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग पर भी ऐसा कोई व्यू है सर? कितने परसेंट पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए बैंकों का? क्योंकि आप काफ़ी बुलिश हैं, तो क्या इसमें पोजीशन 20% से ऊपर होनी चाहिए? सर देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। अगर आप बायस हैं किसी सेक्टर के लिए, जैसे कि मैं बैंकिंग के लिए हूं, तो आप 20% तक का एक्सपोजर इस सेक्टर में दे सकते हैं, बट उससे ज्यादा मत दीजिए। देखिए, कभी भी नेगेटिव खबरें आ सकती हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। तो 20% का एक्सपोजर आप रख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ग्रोथ सेक्टर है, गवर्नमेंट के फोकस में भी रहता है और एनपीएस काफी कंट्रोल में है। तो हमें लगता है कि इस सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोजर रखा जा सकता है। तो 20% इज ए गुड एनफ एक्सपोजर इन बैंकिंग। ठीक। एसबीआई और जैसे शेयरों पे आपका भरोसा कम लग रहा है मुझे एक्सिस बैंक के मुकाबले। सर देखिए, पीएसयू बैंकों को लेकर मैं थोड़ा सा हमेशा कंजर्वेटिव रहा हूं। हालांकि एसबीआई काफी अच्छा बैंक है और बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। बिजनेस वाइज भी देखा जाए तो प्राइवेट बैंक से बड़ा बिजनेस है, बट काफी बढ़ चुका है और वैल्यूएशन मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ इस तरह का 5% 10% का करेक्शन देखने को मिलता है तो एसबीआई में बाइंग की जाए। चलिए कार्यक्रम को समेटते हैं और चलने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल छोटा सा रहेगा कि अगर आज की इस चर्चा का लबोलुआब हम निकालने की कोशिश करें तो ये कि ब्याज दरों से जो सेक्टर प्रभावित होते हैं उन पर भी आपको लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग हो, रियल्टी हो या ऑटो हो। ओवरऑल बाज़ार पर भी आपका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा और अगर कोई बड़ा गिरावट आती है तो भी शेयर बाज़ार में खरीदारी का ये मौका है। यही लबोलुआब निकाल के जाएँ इस कार्यक्रम से हम। देखिए सर, मैं इंडियन मार्केट को लेकर बहुत बुलिश हूं और रेगुलर मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात कहता भी रहा हूं कि अगर कोई करेक्शन आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही आपको देखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, बट ओवरऑल जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और आगे भी ये रफ्तार हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल तक मेंटेन रहेगी। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी साहब। हर बार आप जुड़ते हैं, फॉर्मूला गुरु में हो चाहे हमारे जो लाइव कॉलर हेलो मनी 9 में आप जुड़ते हैं तो तमाम दर्शक उसे बड़ा पसंद करते हैं और आपका विश्लेषण बड़ा सराहा जाता है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर डिस्क्लोजर एक ही है कि जितने भी स्टॉक्स पर हमने बात की उनमें हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, पर्सनल पोजीशन किसी भी स्टॉक में हमारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये तमाम जो बढ़ती ब्याज दरों को लेकर के तमाम चिंताएं, आशंकाएं थीं और लोगों के जो सवाल थे, उन सवालों को उत्तर जो है बहुत कम समय में आपने दिए, बहुत आसान भाषा में दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त आ गया है और जिन शेयरों पे, जिन सेक्टर्स पे हमने बातचीत की उस पर नज़र बना के रखे। लेकिन हाँ, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लीजिए और मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि मनी 9 जो है वो हर रोज़ आपके लिए जो है अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आता है, आपकी जेब से जुड़ी हुई खबरें लेकर के आता है। आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कीजिए मनी 9 का ऐप। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में हर रोज़ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। और चलते चलते एक और बात, जो सवाल आपके हों किसी भी तरह के, तो आप दोपहर 2 से 3 लाइव जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ा हुआ हर सवाल का उत्तर, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, बीमा हो, सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिल रहे हैं 2 से 3 के बीच में। आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। नमस्कार।